हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं सेट 5 जो हुआ था 11 जनवरी 2023 का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और इसके थ्रू ही हम लोग अपने जीके जीएस को कवर करेंगे। और आज की क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि अब से थोड़ा ना इसको हम लोग डीप में करेंगे। यानी अगर आपने इसे कर लिया ना तो उसके बाद आपको जीके जीएस का कोई और क्लास या करने का या फिर मतलब और कुछ करने का दिक्कत नहीं पड़ेगा, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको बस क्या करना है कि जीके जीएस का नोट्स बना लेना है, जो मैं बताऊंगा ना इसका नोट्स बना लेना है और इसी को रिवीजन करना है, इसी से आपका हो जाएगा। वैसे आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिलता है ना तो भाई खुद से मत देखना वीडियो। आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा भाई इतना कर लो, बस आज का क्लास कंप्लीट देख लो, उसके बाद आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि अगर आप ऐसे ही डेली क्लास करते हो तो आपको इससे प्रॉफिट होता है, बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज। सबसे पहला देखते हैं क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में हुआ था। तो एक बार हम लोग पंचवर्षीय योजना को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन बना तो फिर वो क्वेश्चन आपसे आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान देखते हैं। सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान लिया कहाँ से गया, यानी पंचवर्षीय योजना लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है रूस से। इसको लिखते चलो क्योंकि मैं इसको बाद में मिटा देने वाला हूँ। तो 5 ईयर प्लान किससे कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और हम लोग इसमें से क्या देख सकते हैं 5 ईयर प्लान में से? सबसे पहले तो रूस से लिया गया और कुछ कुछ 5 ईयर प्लान देख लेते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना होता क्या है? पंचवर्षीय योजना जैसे नाम से ये पता चल रहा है ना। देखो अगर मैं पंचवर्षीय योजना लिख रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना, तो इसका नाम से दिख रहा है कि पंच पंच मतलब क्या होता है? 5 साल का। यानी कि ऐसा योजना जो हर 5 साल में लाया लाया जाता था उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। लेकिन अभी तो इसको मतलब 2014 में इसको तो हटा दिया गया और इसके बदले में पंचवर्षीय प्लानिंग कमीशन के बदले यानी पंचवर्षीय योजना के बदले में अभी हम लोग नीति आयोग ले आए हैं। तो अभी नीति आयोग में क्या होता है, इसमें 15 साल का ये बनता है, 15 साल का योजना बनाते हैं। तो ये तो पहले अलग बात है। लेकिन चलिए हम लोग पंचवर्षीय योजना को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 1951 से 56 में हुआ था और ये क्वेश्चन भी था आपका। और अच्छा, ये किस पूछा जाता है कि ये किस मॉडल पर बेस है, कि ये किस मॉडल पर आधारित है? तो पहला पंचवर्षीय योजना जो था ना ये आपका आधारित था हैरोड डोवर मॉडल पे। किसमें? हैरोड, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में लिख लीजिएगा क्योंकि हिंदी लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। हैरोड डोमर मॉडल पर बेस था ये। और इसमें से क्या देख सकते हैं, पहला पंचवर्षीय योजना जो हुआ था इसमें से हम लोग का एक बना था भाखड़ा नंगल डैम। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इसे हिंदी में राइटिंग बनता नहीं है। भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम बना था। और क्या हुआ था? और एक डैम बना था में हीराकुंड डैम बना था। हीराकुंड, हीराकुंड डैम बना था। ये दो काम हुआ था पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में, यानी कि जो 1951 से 56 में था। अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। अब पंचवर्षीय योजना है तो यहाँ पे देखो 51 5 56 हुआ ना, फिर 56 5 61, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ होगा 1956 से 1961 के बीच में हुआ होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये किस मॉडल पर बेस है? तो ये आपका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। किसमें? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये बेस था। और इसमें से क्या हुआ था, इसमें कुछ इस प्लांट बनाया गया था, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इसमें। कुछ इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कुछ इंडस्ट्रीज को बनाया गया था, स्थापना किया गया था, जिसमें से एक है राउरकेला जो कि कहाँ पे है, जो उड़ीसा में है। और एक है दुर्गापुर, ये कहाँ पे है आपका? दुर्गापुर, सॉरी, दुर्गापुर ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और एक बना था भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये तीनों स्टील प्लांट आपका बनाया गया था दूसरे 5 ईयर प्लान के तहत। अच्छा, तीसरा आप देख लेते हैं। तीसरा 5 ईयर प्लान जो कि अब देखो 51 5 56, 56 5 61, अब तीसरा क्या चलेगा 1961 से 66 तक। और इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है तो इसको हम लोग रहने देते हैं। और चौथा देख लेते हैं, चौथा किस में है? चौथा है आपका 1966 से आपका 69 तक, यानी 3 ही साल चला था ये। मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसके बाद हुआ क्या था ना कि हम लोग का इंडो चाइना, इंडिया का चीन के साथ वार हो गया था और पाकिस्तान के साथ वार हो गया था। इसीलिए ये 5 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसके बाद जो है ना, हाँ, इस ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहीं पे वॉर हो गया था। ये जो है मतलब जैसे ये कंप्लीट हुआ ना उसके बाद यहाँ पे वॉर हो गया था, जिसमें कि ये 1966 से 1969 जो है ये आपका प्लान हॉलीडे में आ जाता है। इस टाइम में कोई भी प्लान नहीं बनाया गया था, ये प्लान हॉलीडे बोलते हैं इसको। योजना अवकाश हिंदी में बोला जाता है, योजना अवकाश था इसमें।
चलिए, और क्या, और पांचवा जो बना था ना, फिर पांचवा प्लानिंग कमीशन बना था आपका 1969 से 74 तक में। यहाँ देखो 5 साल हुआ ना। ये आपका था तुम्हारा डीपी धर मॉडल पे। किस पे था? डीपी धर मॉडल। यहाँ पे मैं उतना ही आपको कवर करके बता रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका डीपी धर मॉडल पर बेस था, और इसी में नारा लगाया गया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ किसने दिया था? तो ये नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। चलिए, यहाँ पे आपको आई होप कि सब कुछ इतना सा काफ़ी है। आपका अगर 5 प्लान से क्वेश्चन बनता है तो इतना सा ही क्वेश्चन बनेगा। इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि दोबारा फिर लिखूँ। आप लोग अगर स्किप कर सकते हो तो 1 सेकंड स्किप कर लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फिर वापस कर रहा हूँ। इसको थोड़ा मिलाने में टाइम लगेगा। चलिए, अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन सॉरी, यहाँ पे मेरे को 3 क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया था ना। पहला देख लेते हैं। पहला क्या? भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहीद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ा है, जो मिष्ठान क्रांति से जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसको बोलते हैं जेठ धाराएं। इसको याद कर लेना है कि जेठ धाराएं जो होती है ना, इनकी जो गति होती है गर्मी में 110 किलोमीटर हो जाता है, और ठंडा में सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है जेठ धाराएं का हवा का स्पीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम क्या है? तो वह है सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह किससे रिलेटेड है, किसकी जो है एक्सपोनेंट है, किसकी डांसर है? तो मैं इसको थोड़ा कवर कर लेता हूँ। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह नहीं, सोनल मानसिंह। मैं भारतनाट्यम को थोड़ा कवर कर देता हूँ इसमें। भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम जो है 1 ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है ना। हम लोग के पास कुछ शास्त्रीय नृत्य है, कुछ कुछ राज्य का 8 गो शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य में से भरतनाट्यम एक है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है आपका सत्रिया, जो कि है कहाँ का? जो कि है असम का। ठीक, तो हम लोग अभी यहाँ पर भरतनाट्यम में फोकस करने वाले हैं। इसका पुराना नाम आ जाता है क्वेश्चन में। इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है सादिर। ठीक, और क्या? अब इसका पुराना नाम सादिर है, और सोनल मानसिंह जो है इसी की डांसर है, सोनल मानसिंह। और कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा 2-3 को देख लेते हैं, जिससे कि आपका अगर क्वेश्चन बनता है इससे तो आपका छूटे नहीं। एक है टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती, ये भी आपका इसी के एक्सपोनेंट है, यानी भरतनाट्यम की डांसर है। और एक देख लेते हैं, टी बाला सरस्वती हो गया ना आपका। एक सारा भाई, मल्लिका साराभाई और मेरे नालिनी साराभाई, दोनों इसी की है। मल्लिका और मेरी नालिनी सारा भाई, ये दोनों के लास्ट में सारा भाई। अगर सारा भाई आ गया ना तो बाजार आपको टिक करना है। ये तीनों, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट और भी है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट है। तो सोनल मानसिंह, टी बड़ा सरस्वती और मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये तीनों भरतनाट्यम से ही रिलेटेड है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। आगे देखने से पहले मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि फिर बनने में देखने में बने। इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, अच्छा मैं कल से पीपीटी बना के ले आऊँगा, उसके बाद कवर करूँगा। चलिए, आई होप कि अगर आप देख रहे हैं, अगर इतना डीप में अगर आप पढ़ते हैं ना, उसके बाद फिर आपको कोई भी और बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CO3 है ना। अच्छा, और कुछ कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर, इसको यहाँ पे चल देता हूँ। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, इसका अगर आपको पता है तो कमेंट करें। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, जिप्सम हो गया, है ना। ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम और चूना का, और बुझा हुआ चूना का, बुझा
इसको नोट भी करते चलना है। बुझा हुआ चूना, इन सब का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है आपका CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको पढ़ते हैं। जिप्सम का क्या है? CaSO4, यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस इंटू 2H2O, ये आपका जिप्सम का हो गया। चूना का क्या फॉर्मूला है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना का है CaOH2, ये आपका बुझा हुआ चूना का है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल का सूत्र है, जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1। अब इसे आप लोग देख सकते हैं, विटामिन का नाम पूछा है, रासायनिक नाम पूछा है ना, तो हम लोग अभी विटामिन का जितना भी रासायनिक नाम है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले विटामिन A, उसके बाद C हो गया ना, D, E, K, और कौन कौन सा होगा? उसके बाद फिर ADK हो गया ना, B1, और एक B3 कवर कर लेते हैं, उसके बाद B7 कवर कर लेंगे, और B12 कवर कर लेंगे। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। और इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनिन। क्या है? नेप्थोक्विनिन। या फिर इसको नेप्थोक्विनिन का नहीं पढ़ेंगे, इसको फाइकोक्विनिन ही बोलते हैं, फाइको नहीं, सॉरी, फाइलोक्विनिन भी इसको पढ़ते हैं। चलिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसको थायमिन है, जो कि क्वेश्चन में भी आया था। विटामिन B3 का नाम है आपका बायोटीन, सॉरी सॉरी, विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। और विटामिन B3 का है आपका नियासिन, नियासिन। विटामिन B3 का नाम हो गया। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ये आपका इसका हो गया। इसमें से और अगर मैं एक होता है वाटर, दो टाइप का विटामिन होता है, इसको भी कवर कर लेते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी में घुलता है, जल घुलनशील जिसको बोलते हैं, और एक होता है फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा घुलनशील बोलते हैं। तो बी और सी जो है, विटामिन बी और सी, ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है, और बाकी ADE, K ये आपका फैट सोल्यूबल होता है। तो इतना सारा आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको नोट कर लीजिए। इतना सारा विटामिन से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी के बीच में आएगा। और या फिर और एक पूछ सकता है आपसे, ये बीमारी, यानी कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर वो क्वेश्चन आता है फिर इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आई होप, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर पहली बार आया हो तो। हाँ, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला होगा मिर्जा भाई। बादल में, अगला है आपका, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो BD मिश्रा। ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम लोग इग्नोर मार दो। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में हस्ताक्षर हुआ था। इसको देख लेते हैं। गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था, गांधी एक सेकेंड यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लैपटॉप हैंग कर रहा है। जैसे ये लोड खत्म हो जाता है उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। आप क्या कर दो कि जब तक ये थोड़ा सा 30 सेकेंड स्किप मार दो। ठीक है, 30 सेकेंड स्किप कर लो, फिर वहाँ से आप लोग मिल जाइएगा। तो देखते हैं, गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, इरविन एक वायसराय है। 1931 में ये हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अच्छा, आपको अगर गांधी इरविन समझौता याद है तो आपको याद रखना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन भी पूछ सकता है, क्योंकि ये दोनों साथ में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन। ये 3 गो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका, एक सेकेंड, हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में।
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो इतना से आपको याद रखना है। बाकी अगर कभी गांधी जी के बारे में यानी कि गांधीयन एरा या गांधी जी से क्वेश्चन बनता है तो फिर हम वहाँ से हम लोग गांधी जी के जितने भी आंदोलन है यानी सत्याग्रह आंदोलन सब है, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन उन सबको कवर कर लेंगे। आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये आप ऐसे याद रख लो। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला क्या है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, क्या कहलाता है। तो जो राजस्व व्यय से संबंधित होता है ना और राजस्व प्राप्तियों होता है, इसको बोलते हैं राजस्व बजट। इसमें कि राजस्व से प्राप्ति भी हो रहा है व्यय भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, राजस्व बजट बोलेंगे। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है। तो भारतीय संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद है ना वो है 395। इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान के बारे में क्या क्या है। चलिए, एक संविधान तो हम लोग के पास जो अभी है यानी कि मॉडर्न मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं हिंदी में लिख देता हूँ आधुनिक संविधान। आधुनिक संविधान और एक मूल संविधान, यानी कि जो जब हम लोग संविधान को एक्सेप्ट किए थे ना कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में, तो उस टाइम में यानी कि सॉरी 1949 में 1950 में यानी कि बन के रेडी हो गया था नवंबर 1949 में और एक्सेप्ट किए थे 26 जनवरी 1950 को। तो वो एक मूल संविधान एक आधुनिक संविधान, क्या क्या अंतर है। सबसे पहले क्या प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, क्या पहले भी था और अभी भी है, बिल्कुल है, दोनों सेम ही है, सेम तो नहीं है, फिर भी प्रस्तावना पहले भी था और अभी भी है। अच्छा, अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल, अनुसूचियाँ, पहले कितना अनुसूचियाँ था और अभी कितना अनुसूचियाँ हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए, पहले 18 अनुसूचियाँ थी, सॉरी सॉरी 18 नहीं था, 8 था, मैंने 18 ले गया। पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अभी कितना है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, और भाग देख लेते हैं। पहले जब संविधान बन के आया था तभी कितना भाग था, तभी 22 भाग था, और अभी कितना भाग है, अभी तुम्हारा 25 भाग है। और क्या, हाँ, अनुच्छेद भी देख ही लेते हैं जिससे क्वेश्चन बना था अभी। अनुच्छेद, पहले 395 अनुच्छेद था और अभी ये लगा लो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट था। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। मेहनत लगता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका 2011 सॉरी ये वाला नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये फिर से अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है तो धर्मेंद्र प्रधान है। मैं आपको एग्जाम होने से पहले आपका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना इसका वीडियो एक ले आऊँगा केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर, तो आप उस वीडियो से आप लोग इन सब का आंसर कर सकते हैं। और इसमें मैं ट्रिक से भी बताऊंगा याद करने का तरीका क्या है, कि मतलब अभी कौन में किसके पास कौन सा मंत्री पद है, उस सबको हम लोग कवर कर लेंगे। एक वीडियो लाऊंगा मैं, शायद देखते हैं इस संडे को या फिर अगले संडे को ले आऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो आपका पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब देखो 2011 का जनगणना से क्वेश्चन बना है तो इसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। हालांकि हम लोग पिछले भी लेक्चर में कुछ कवर कर चुके हैं 2011 का सेंसस, 2011 का जनगणना। इसके अनुसार हम लोग पहले अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पढ़े हैं यानी साक्षरता दर, जो कि कहाँ पे केरल में है, सबसे कम बिहार में है, ये एक पढ़ चुके हैं हम लोग। और क्या, और अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में लिटरेसी रेट साक्षरता दर कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में, और सबसे कम दादरा नगर हवेली दादरा नगर हवेली में है। और क्या, ये हम लोग पहले क्वेश्चन आ चुका था। और अभी हम लोग का आया है, क्या था क्वेश्चन, ये भूल गया। क्वेश्चन है आपका लिंगानुपात से है। चलिए, तो 2011 का सेंसस को हम लोग थोड़ा कवर कर लेते हैं। 2011 का सेंसस से पहले फर्स्ट सेंसस जो हुआ था, फर्स्ट सेंसस पहली जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में। किसके टाइम में, मेयो के टाइम में हुआ था। और फर्स्ट रेगुलर सेंसस यानी कि पहली नियमित जनगणना, नियमित नियमित जनगणना कब हुआ था, 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम में। और आपको पता होना चाहिए हर 10 साल में एक जनगणना होता है। अच्छा, उस टाइम में थीम क्या था, थीम था हमारी जनगणना हमारा फ्यूचर, यानी कि हमारा भविष्य।
आवर सेंसस हमारी जनगणना, आवर फ्यूचर हमारा भविष्य, ये आपका उस टाइम का थीम था। और लिंगानुपात पे थोड़ा वापस आते हैं, तो लिंगानुपात का बात करेंगे। लिंगानुपात सेक्स रेशियो इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं लिंगानुपात, यानी कि सेक्स रेशियो। सॉरी ये नहीं है रेशियो। तो अभी ओवरऑल अगर इंडिया का बात करेंगे, भारत का, तो भारत का सेक्स रेशियो कितना है? 943, यानी 943 पर 1000 मेल, यानी कि 1000 मेल पे 943 फीमेल है। ठीक है। और अगर अब देख लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट, सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेट का बात करेंगे। स्टेट का सबसे ज़्यादा का बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लिटरेसी सॉरी लिंगानुपात कहाँ पे है? तो ये आपका केरला में है। केरला में सबसे ज़्यादा स्टेट में से सबसे ज़्यादा स्टेट में से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं, ये लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहाँ पे है? केरला में। कितना? 1084 फीमेल पर 1000 मेल, ये आपका केरल का हो गया। और क्या? हरियाणा में सबसे कम है, हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम है। कितना है? 879 पर 1000 मेल, यानी 1000 लड़का पे 879, 879 879 लड़की, ये हरियाणा में है। और डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो स्टेट का हो गया, और डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो सबसे ज़्यादा है माहे में, और सबसे कम है आपका दमन में। और यूटी में बात करेंगे तो यूटी का सबसे यूटी में आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी सबसे ज़्यादा आपका पुडुचेरी में है। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश को भारत भारत में गुजराती नववर्ष मनाया था। गुजराती नववर्ष किसको बोलते हैं? बेस्तु वर्ष को बोलते हैं। गुजराती नववर्ष आपको बोलते हैं बेस्तु वर्ष को। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या होता है? गन्ना। सबसे सबसे बड़ा कच्चा माल जो है, सबसे पहला कच्चा माल चीनी उद्योग के लिए गन्ना ही होता है। गन्ना रहेगा तभी तो चीनी बनेगा ना। किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा किया गया था? तो महापुरुष शंकरदेव द्वारा किया गया था सत्रिया। अब सत्रिया को देख लेता हूँ थोड़ा सा। आजा, सत्रिया, इसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सत्रिया सन 2000 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, यानी इसको बनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था एज अ फोक डांस, यानी कि शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको 2000 में अपनाया गया। और सबसे नया सबसे न्यूवेस्ट भी यही है, सबसे न्यू भी यही है, और सबसे पुराना है भरतनाट्यम है। सत्रिया है कहाँ का? तो सत्रिया असम का है। असम का क्या शास्त्रीय नृत्य है। और इसके जो स्थापना इसे किसने किया था? तो गुरु शंकर देव ने किया था, गुरु शंकर देव ने इसका स्थापना किया था। और कैसे देख सकते हैं? अच्छा, इसमें जो फॉर्म है इसका, भावना और अंकिया नाट, भावना एंड अंकिया नाट, ये सत्रिया का ही फॉर्म है। और क्या ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान कृष्णा को समर्पित है। और क्या देख सकते हैं इसमें? इसके एक्सपोनेंट, इसके डांसर देख लेते हैं। एक तो जतिन, जतिन गोस्वामी, और कौन? और एक है सरोदी सैकिया। देखो है तो बहुत सारा, लेकिन मैं आपके इम्पोर्टेंट के लिए बता रहा हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरोदी सैकिया, ये आपका हो गया सत्रिया से रिलेटेड। अगर सत्रिया से क्वेश्चन बन रहा है तो इतना ही क्वेश्चन बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो मोहन बगान एथलेटिक क्लब का कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी किसने किया था? तो कतर ने किया था। फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी किसने किया था? कतर ने। देश के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के रूप में डैश के रूप में जाना जाता है। तो देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके पद से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभियोग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पीचमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इम्पीचमेंट।
हिंदी में इसको बोलते हैं महाभियोग। अच्छा, ये है किस आर्टिकल में? अगर राष्ट्रपति का बात करेंगे तो राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल 61 में लिखा गया है। ठीक, और राष्ट्रपति का जो पद है कहाँ लिखा गया है? एक राष्ट्रपति भी होना चाहिए, तो ये आपका आर्टिकल 52 में लिखा गया है, आर्टिकल 32 में लिखा गया है। चलिए इतना ही इसको रख लेते हैं और इसमें कितना ही पढ़ेंगे, वैसे भी क्लास थोड़ा लंबा हो गया होगा आई थिंक, तो हम लोग शॉर्ट में थोड़ा निपटाते हैं अभी। अगला देखते हैं आपका, अगला क्या है? यूनानी शासकों में से किससे ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो भेजा था सेल्यूकस निकेटर को। मेगास्थनीज ने यूनानी शासक जो थे सेल्यूकस निकेटर, इन्हीं का एक ये हुआ करा था, मेगास्थनी इन्हीं के दरबार में होते थे, उन्हीं को मेगास्थनीज को ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। और इसी ने एक बुक यहाँ पे आकर लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, पावर्ड बाय मेगास्थनीज, यानी इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। और हम लोग क्या देख सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से देख सकते हैं आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी यानी कि मौर्य वंश का स्थापना किया था, किसको हरा के? तो इसने हराया था, इस देख ही लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश, क्योंकि इसे देख रहा हूँ मैं, बार बार क्वेश्चन बन रहा था, इसीलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको छोड़ देता मैं। मौर्य वंश का स्थापना स्थापना किसने किया था? यानी कि स्थापना बोले या प्रथम रूलर बोलो, प्रथम रूलर जो है फर्स्ट, इसके रूलर या फिर स्थापना, इसका स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हराया किसको था? एक नंद वंश का शासक हुआ करता था, धनानंद। धनानंद इसको हरा के इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य वंश का स्थापना किया था। और हराया किसके था? विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य की मदद से हराया था। कौटिल्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो या चाणक्य बोलो, सब एक ही बात है। और इसका एक बुक था अर्थशास्त्र, ठीक। और अर्थशास्त्र एक मतलब पॉलिटिकल बुक था, इसमें इकोनॉमिक्स के लेकर कुछ नहीं था। तो ये तो फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। लास्ट रूलर पूछ लेता है कभी कभी इसका अंतिम शासक, प्रथम शासक तो वो था, और कभी कभी पूछ लेता है इसका अंतिम शासक कौन है? तो इसका अंतिम शासक है बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। चलिए इतना ही था इसके लिए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो भाई एक कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है? छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार ले जाता है आपका भूमि का विभाजन की ओर, भूमि का विभाजन की ओर विरासत का अधिकार ले जाता है। और आपके लिए छोटा सा काम है, वर्क है, क्या होमवर्क क्या है कि आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। चलिए इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और टेलीग्राम से जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट डालते रहता हूँ। ओके।